वो असल में यहाँ मदरसा बोर्ड ने पिछले 150-200 साल से कोर्स ही नहीं बदला है, अपडेट ही नहीं किया है। तो यहाँ के जो लोग फारसी सीखते हैं ना, उसमें बहुत गड़बड़ है। इस्लाम का जो है ना इंटरप्रिटेशन का जो मामला है, वो ईरान के मुल्लाओं ने किया है। ऐसा नहीं कि अरबी मुल्लाओं ने नहीं किया। जो कुरान की जो व्याख्या है, तफसीर है, ये सुन्नियों का पहला ट्रेडिशन था। लेकिन पिछले 100, 150, 200 साल से ये ट्रेडिशन बंद हो गया और इसी वजह से जो इस्लाम की जो अभी कंटेम्प्रेरी जो इमेज बनी है कि ये आतंकवादी है, फलाना है, ठिकाना है, वो इस वजह से बनी है कि पिछले 200-400 साल में जो इंटरप्रिटेशन का जो ट्रेडिशन है वो ख़त्म हो गया है, लेकिन ये ईरान में कंटिन्यूस रहा। फिर मैं देखता था कि हमारे देश में ना इतिहास की 2 धाराएं चलती हैं, एक कम्युनिस्ट विचारधारा है, एक कांग्रेसी टाइप की विचारधारा है। और मैं बहुत ईमानदारी से आपको बताऊं, मुझे दोनों ही विचारधाराएं बहुत कभी-कभी एक्सट्रीम सी लगती हैं कि ये बहुत सारी बातों को छुपाते हैं। डिफरेंट शियाओं के जो और फ़िरके हैं, जैसे इस्माइली हो गए या जैसे हो गए अली अल्लाही, जो हज़रत अली को ही अल्लाह मानते हैं। बहुत सारे मतलब शियाओं के लिए वहाँ रहना मुश्किल हो गया अरबी इलाकों में, तो उनका माइग्रेशन हुआ। 15वीं शताब्दी तक ईरान एक सुन्नी मेजॉरिटी देश था, जहाँ के आप शायद चौंक जाएँ कि वहाँ रसूल अल्लाह के भी कहीं-कहीं चित्र मिल जाते हैं या हज़रत अली के भी चित्र मिल जाते हैं। और बहुत सारे पागान मंदिरों को तोड़ के भी अपनी आतिशगाह बनाए। बाद में मुसलमान आए, उन्होंने भी उन आतिशगाहों को तोड़ के वहाँ अपनी मस्जिद बना ली। तो मेरा तजुर्बा वहाँ बहुत अच्छा रहा। ये लोग बहुत प्रोफेशनल हैं, विनम्र हैं और भारतीयों की इज्जत करते हैं। लक्ष्मण जी, आपका स्वागत है इंडिया दैट इज़ भारत पे। हम शुरुआत एक बुनियादी सवाल से करना चाहते हैं कि मुज़फ्फ़रनगर से क़ुम, जो ईरान की लिटरेरी कैपिटल है, वहाँ तक का सफ़र कैसे शुरू हुआ? ये एक अ, संयोग था या एक तलाश थी? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद प्रेषित करता हूँ कि आपने बुलाया इस बातचीत के लिए और मुझे आप अपनी बात कहने का मौका दे रहे हैं। तो और सभी दर्शकों का भी अभिवादन जो भी इसे देखेंगे या देख रहे हैं। तो आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मैं मूलतः मुज़फ्फ़रनगर का हूँ जी। और मुज़फ्फ़रनगर का बहुत ही इंटरेस्टिंग इतिहास है। इसे सैयदों ने बसाया है। जो सैयद ईरान से माइग्रेट होके आए थे, जहांगीर के जो एक सिपाह सलार थे मुज़फ़्फ़र अली खान, उन्होंने उसको जागीर के रूप में उनको दिया था 1644 के आसपास। मुज़फ़्फ़रनगर की रियासत दी थी और उन्हीं के नाम पर उनके जो वंशज हैं, उन्होंने उनके जो पुत्र थे, उन्होंने हमारे डिस्ट्रिक्ट का नाम मुज़फ़्फ़रनगर रखा। उन्होंने ओके। मुज़फ़्फ़राबाद नहीं रखा, उन्होंने मुज़फ़्फ़रनगर रखा। नगर मतलब एक हिंदी शब्द लिया और मैं मुज़फ़्फ़रनगर का बाशिंदा हूँ। जो सादात बारह हैं, जो सैयदों के 12 ऐतिहासिक गाँव हैं, वो सादात बारह मुज़फ़्फ़रनगर में ही है। तो इसी वजह से और जिस इलाके का मैं यहाँ हूँ, वहाँ के पुराने ज़मींदार भी पहले हमारे यहाँ के सैयद ही होते थे और सैयद वो ज़्यादातर शायद जैदी हैं, वैसे तो नकवी भी हैं, रिज़वी भी हैं, सब हैं। और तो इसी वजह से पता नहीं क्या है यो एक मेरे मन में एक इच्छा थी कि मैं फ़ारसी पढ़ूँ क्योंकि मेरी मध्य युग के इतिहास में पढ़ने में बहुत ज़्यादा रुचि थी। फिर मैं देखता था कि हमारे देश में ना इतिहास की 2 धाराएँ चलती हैं, एक कम्युनिस्ट विचारधारा है, एक कांग्रेसी टाइप की विचारधारा है। और मैं बहुत ईमानदारी से आपको बताऊँ, मुझे दोनों ही विचारधाराएँ बहुत कभी-कभी एक्सट्रीम सी लगती हैं कि ये बहुत सारी बातों को छुपाते हैं। तो इसी वजह से मैंने एक बार मैं पठानों के इतिहास पर शोध कर रहा था। मेरा बहुत मन था कि मैं पठानों का इतिहास लिखूँ, उसको जानूँ। तो मैं उस दौरान 5 या 6 साल पुरानी बात है, मैं जयपुर में रहता था, तो मैं एक बार टोंक गया। तो टोंक में एक बहुत ऐतिहासिक लाइब्रेरी है। तो उस टोंक की लाइब्रेरी में जब मैं किताबें देखने लगा, तो मुझे पता चला कि जो पठानों के इतिहास के बारे में ज़्यादातर किताबें वो फ़ारसी में हैं। और मैं पठानों के इतिहास जानने के बारे में और मिडीवल हिस्ट्री के बारे में जानने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था और मुझे लगा कि फ़ारसी सीखनी चाहिए। क्योंकि फ़ारसी में मामूली सी तो जानता था क्योंकि जामिया मिलिया इस्लामिया से ईरानोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया था 2010 में। तो उसमें एक पेपर फ़ारसी का भी था, लेकिन वो बहुत ही मामूली सी फ़ारसी थी।
10-20 लाइन वाली फ़ारसी, इससे ज़्यादा ज्ञान नहीं था। अक्षरों की पहचान थी बस। तो मैंने डिसाइड किया। और फिर दूसरी बात ये थी कि भारत में जो फ़ारसी पढ़ाई जाती है अभी, ज़्यादातर जो वहाँ प्रोफ़ेसर हैं, वो बहुत सारे मदरसा बैकग्राउंड के हैं, और जो भारत में जो फ़ारसी चलती है, उसको ईरानी लोग बोलते हैं सबके हिंदी। और वो फ़ारसी अगर आप वहाँ जाके अभी बोलेंगे, तो वो लोगों के वहाँ के समझ में ही नहीं आएगी। क्योंकि ओके। वहाँ जैसे शॉप के लिए जो वर्ड है, वो इंडिया में दुकान है। वो फ़ारसी के जो यहाँ के जो क्या बोलते हैं उसको, पहली किताब बोलते हैं ना, किताब-ए अवल। जी, जी। तो जो किताब अव्वल है उसमें जो है वो दुकान शब्द है, लेकिन दुकान अगर आप ईरान में जाके बोलेंगे तो कोई समझेगा ही नहीं, बहुत कम लोग समझेंगे। औरत के वहाँ कुछ और ही मायने हैं, स्त्री का जननांग, तो ये शब्द वहाँ नहीं चलते हैं। तो नहीं, जो तो भारत की फ़ारसी दुकान है, को फ़ारसी में क्या कहते हैं? अ, फ़ारसी में दुकान को मगज़े, मगज़े, मग़ज़े। हाँ, मगज़े बोलते हैं, मतलब दुकान। मतलब ये शब्द जानते हैं वहाँ लोग, लेकिन चलते जबकि नहीं हैं। दुकान तो फ़ारसी हाँ, शब्द जैसे है। सलमानी है, जैसे अगर यहाँ की जो फ़ारसी है, जो सबके हिंदी है, उसमें थोड़ा-सा फ़र्क है। वो असल में यहाँ मदरसा बोर्ड ने पिछले 150-200 साल से कोर्स ही नहीं बदला है, अपडेट ही नहीं किया है। तो यहाँ के जो लोग फ़ारसी सीखते हैं ना, उसमें बहुत गड़बड़ है। यहाँ मैंने एक सरकारी किताब भी पढ़ी थी फ़ारसी की, तो उसमें उन्होंने, मैं आपको बता नहीं सकता, ब्लंडर किया हुआ था। मतलब ये बहुत ही, मैं बोलना नहीं चाहिए कि बहुत ही इंटरेस्टिंग उसमें अनुवाद था, और वो प्रोफ़ेसर्स ने लिखी थी किताब। तो मुझे लगा कि भारत में फ़ारसी सीखने का सही माहौल नहीं है, तो मैं ईरान चला गया। और पहले मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ मशहद में अप्लाई किया, तो वहाँ मेरा एडमिशन नहीं हुआ, किसी कारणवश नहीं हुआ। जब मैं भारत में ही था, तो फिर मेरे एक दोस्त हैं, वो कुंभ में रहते हैं कुछ दोस्त, वो सब वहाँ मौलाना की पढ़ाई करते हैं। तो उन्होंने बोला कि लक्ष्मण भाई यहाँ आ जाओ कुंभ आप, और यहाँ कुंभ में ईज़िली एडमिशन हो जाएगा। और अरे यहाँ वाह! मदरसा अल मेहदी है, और मदरसा अल मेहदी जो है वो अल मुस्तफ़ा यूनिवर्सिटी के अंडर में है। और जितने भी यहाँ तालिबे इल्म आते हैं, मतलब किश्वर ख़ारजी, मतलब विदेशी मुल्कों से हाँ, हाँ, जितने हाँ। भी लोग आते हैं, तो वो यही मदरसा अल मेहदी में फ़ारसी पढ़ते हैं। और आप चक्कर में मत पड़ो मशहद वगैरह जाने के, आप यही पढ़ लो, फ़ारसी तो पढ़नी है आपको। तो मैंने कहा ठीक है, मैं कॉम आ जाता हूँ। तो मैं टूरिस्ट वीज़ा पे ही कॉम पहुँच गया, और मुझे उन्होंने एज़ ए कैजुअल स्टूडेंट मदरसा अल मेहदी में एडमिशन हो गया। थोड़ा-सा हिचकिचाए भी, क्योंकि मैं तो एक नॉन मुस्लिम हूँ। तो उन्होंने बोला कि नहीं, इनका बहुत ही पुराना एफ़िलिएशन है ईरान के साथ, इस्लाम के साथ, मुसलमानों के मुद्दों के साथ। तो उन्होंने मुझे थो एडमिशन दे दिया, और मैंने वहाँ 4-5 महीने फ़ारसी तो पढ़ी। इसका मतलब ये है कि मैं इसको ये क्या मान सकता हूँ लक्ष्मण जी कि आप रिसर्चर शायद कम हैं, सीकर ज़्यादा हैं। हाँ, मैं रिसर्चर, मतलब मुझे अगर किसी चीज़ में मज़ा आ रहा है, तो फिर मैं उसकी रिसर्च करता हूँ। दो दो सीकर भी रिसर्चर, मतलब इसमें ये एक दूसरे का पर्याय ही है। लेकिन हाँ, मैं लेकिन एक इंडिविजुअल रिसर्चर हूँ, जैसे कि मुझे अगर किसी चीज़ में अच्छा लग गई मुझे कोई बात, मान लिया आप भी अपनी फैमिली हिस्ट्री के बारे में वो कोई किताब दे देंगे मुझे। मुझे पता है कि उससे किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में उसको नहीं आना, उसके बारे में उससे मुझे कोई फ़ायदा नहीं होना, लेकिन मैं पूरी जिज्ञासा बस उसको पढ़ लूँगा। तो मेरे ओके, अंदर मुझे ना जानना चीज़ों को अच्छा अंदर से लगता है। है आपके हाँ, अंदर। हाँ, हाँ। लेकिन आपके विज़िटिंग कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है कि ज़ोरास्ट्रियन हिस्ट्री के आप रिसर्चर हैं। तो ये क्या व संयोगवश जो मैंने आपको उस दिन जी विज़िटिंग कार्ड दिया था, वो सिर्फ़ मैंने कुछ स्पेसिफ़िक लोगों के लिए प्रिंट करवाया था, कि जिससे मैं उन्हें बता सकूँ। जब मैं ईरान गया, तो मैंने देखा कि वहाँ ईरान में खाली फ़ारसी तो बाद में पढ़ूँगा, और पठानों को तो छोड़ो। पठान हिस्ट्री पे मेरी रिसर्च चलती रहेगी, उसके तो हमारे देश में ही बहुत सारे पठान हैं, और बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है। रामपुर की रज़ा लाइब्रेरी है, और पटना की खुदा बख्श लाइब्रेरी है, सब जगह बहुत कुछ है। तो मुझे वहाँ जो बहुत सारे डिफरेंट शियाओं के जो और फ़िरके हैं, जैसे इस्माइली हो गए, या जैसे हो गए अली अल्लाही, जो हज़रत अली को ही अल्लाह मानते हैं, या बहुत सारे किस्म के सूफ़ी हो गए। जिनको हम लोग यहाँ पे नुसैरी कहते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। ना, 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 ना। अली अल्लाही अलग है, इसमें भी 3-4 ग्रुप हैं। अच्छा, हाँ, एक यारासानी भी धर्म है, जिनको अहले हक बोलते हैं, जो इस्लाम का है पार्ट ही नहीं, वो अलग ही दीन है एक वहाँ। और सूफ़ी भी हैं वहाँ, और वो सूफ़ियों का अपना मिस्टिसिज़्म भी है, और ज़रथुस्ट्री भी है, मतलब पारसी, तो उनका अपना है। तो मैंने सोचा यार छोड़ो, पठान हिस्ट्री पे तो बाद में जो होता रहेगा, पहले इसको देखो।
ये ज़्यादा मज़ेदार चीज़ है क्योंकि पठान हिस्ट्री पे तो मैं रामपुर में आपको बैठ के या टोंक में बैठ आपको के भी रिसर्च कर लूँगा। जी, और आपने कहा कि आपको जिस बात में मज़ा आता है वही आप करते हाँ, हैं। हाँ, हाँ, तो मैंने ज़ोरास्ट्रियन हिस्ट्री पे भी काफ़ी कुछ खोज निकाला। वेस्टर्न यूपी में 500 साल पहले तक पारसियों की सेटलमेंट्स थी, उसका ज़िक्र मिलता है, मैंने उसपे एक रिसर्च आर्टिकल लिखा। और जब मैंने बम्बई गया, मैंने पारसियों को दिखाया तो वो बोले हमें तो कुछ पता ही नहीं है। जो पारसी स्टडीज़ की जो अथॉरिटी हैं, जो लोग बोलते हैं कि हम प्रोफ़ेसर हैं, उनको भी उन बातों का नहीं पता था। मैं ये नहीं कह रहा कि वे लोग अज्ञानी हैं ना, लेकिन बहुत सारी एस्पेक्ट्स होते हैं। मैंने कुछ रिसर्च की और जेन्युइन चीज़ों को ढूँढा और मुझे मज़ा आता है सिर्फ़। मुझे मज़ा आता है मतलब मैं इसी वजह से क्योंकि मैं अपने बारे में बता दूँ कि मेरा 13 विषयों में यूजीसी नेट पास करने का रिकॉर्ड है। मतलब जो क्या असिस्टेंट बात है! प्रोफ़ेसर बनने की जो काबिलियत है, 13 अलग-अलग सब्जेक्ट में ये नेशनल रिकॉर्ड है। मतलब 1 या 2 सब्जेक्ट में कोई नेट पास कर लेता है तो बहुत बड़ी बात मानी जाती है। तो 13 सब्जेक्ट में असिस्टेंट प्रोफ़ेसर बनने की काबिलियत है तो मैं अगर चाहता तो सिविल सर्वेंट या वगैरह जो भी मैं बनना चाहता, मैं बहुत ईज़िली हो सकता था। कोई बहुत चलिए बड़ी बात नहीं है। मुझे लगता लेकिन है मैं कि प हम लोग पैसे के चूँकि पीछे ईरान नहीं के हूँ। सब्जेक्ट के ऊपर भी बात कर हाँ। रहे हैं, तो इस पे ही एक मेरा जो एक दूसरा सवाल बनता है, वो ये कि एक ईरान है और एक क़ुम है ना? तो आपको मतलब इसमें इसको आपका एक्सपीरियंस जो है वो ईरान का एक्सपीरियंस और कुम का एक्सपीरियंस इन दोनों को कैसे ये एक साथ ही कह सकते हैं या अलग-अलग है? थोड़ा-सा अलग है। कुम्भ जो है मैं आपको बता दूँ करीब जब अ, मतलब रशीदुद्दीन खलीफ़ाओं के बाद जब बहुत सारे मतलब शियाओं के लिए वहाँ रहना मुश्किल हो गया अरबी इलाकों में, तो उनका माइग्रेशन हुआ ईरान में। जी, और ईरान में शियाओं के सेटलमेंट के क्योंकि मैंने कौम का पूरा इतिहास पढ़ा, ढूँढ के पढ़ा। जी। फ़ारसी में भी पढ़ा और इंग्लिश में भी पढ़ा। हुँ, तो सेटलमेंट के जो उल्लेख मिलते हैं वो 8वीं शताब्दी से मिलते हैं। मतलब ये समझ लीजिए कि हज़रत हुसैन की शहादत के बाद या इन बात सब के बाद में ये सब सेटलमेंट होना शुरू हो गया मतलब और इमाम रज़ा वग़ैरह जितने भी हैं, सबके हज़रत मासूमे का हाँ, वहाँ ये जब मकबरा है। जिस वक़्त उन्होंने निकाला वहाँ हाँ, से। हाँ, हाँ। तो हज़रत मासूमे का मकबरा है, सारे के सारे इमामज़ादे जो ज़्यादातर इमामज़ादे थे, वो शियाओं के लिए थोड़ा-सा एक सेफ हेवन था। जबकि मैं आपको एक बात बताऊँ कि 15वीं शताब्दी तक ईरान एक सुन्नी मेजॉरिटी देश था। इस पे हम बाद में बात करेंगे, मैं बताऊँगा कैसे, सब हुँ, बताऊँगा। तो 8वीं शताब्दी से कोम में सेटलमेंट रहा है और कोम में बहुत ज़्यादा अरबी प्रभाव अरबी प्रभाव जो कि ईरान के बीच में है। आप इसको थोड़ा-सा वो देखिए, इस्लामिक नहीं, अरबी प्रभाव बहुत पहले से रहा है और अभी भी है वहाँ। वहाँ इराकियों के कई मोहल्ले हैं और पूरी दुनिया से वहाँ तालिब इल्म आते हैं और करीब 80,000 वहाँ तालिब इल्म हैं, अभी मौजूद हैं। कुम के अंदर। हाँ, कौम के अंदर कम से कम 2-3 हज़ार तो तालिब इल्म या दानिशजू तो भारत के ही होंगे, जो कि हैं जो अपने फैमिली के साथ वहाँ रहते हैं, पाकिस्तानी हैं, नाइजीरियन हैं और इराकी हैं और जमहूरियत इस्लामी 1979 में बनने के बाद ये हुआ, उससे पहले तो शिया थियोलॉजी का सबसे बड़ा सेंटर नजफ़ रहा है। जी। लेकिन नजफ़ भी है और जो बहुत ट्रेडिशनल वाले लोग हैं, वो नजफ़ भी जाना पसंद करते हैं क्योंकि वो एकदम अरबी माहौल है वहाँ। हुँ, वहाँ एक ज़्यादा अरबी माहौल है और अयतुल्ला सिस्तानी साहब हुँ। भी वहाँ हैं, इराक में मौजूद हैं, तो वहाँ का एक अलग माहौल है। लेकिन ये भी कह सकते हैं कि 1979 के बाद जब गवर्नमेंट ने इसको बहुत ज़्यादा प्रमोट किया ईरान गवर्नमेंट ने कि और वो बल गए कि हम मतलब शिया वर्ल्ड को हमें लीड करना है ईरान गवर्नमेंट ने, तो उन्होंने कौम में बहुत ज़्यादा ध्यान दिया, बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए और बहुत सारे जो मदरसे हैं वहाँ, वो बहुत सारे हैं, बहुत सारे हौज़े हैं, होजे बोलते हैं उनको। तो बहुत सारे हौजे हैं, तो ईरान अभी मतलब पॉलिटिकली या वैसे कोम जो शहर है शिया थियोलॉजी का नंबर 1 सेंटर बन गया है। मुझे मतलब जो हमारा इल्म है इसलिए कि हम कभी ईरान गए नहीं। हमने जो कुछ किताबों से पढ़ा या दूसरे लोगों से सुना, वही हमारी उसमें है, अपनी मेमोरी में, याददाश्त में है। लेकिन मुझे लगता है कि कुम जो है, वो एक तरीके से जैसा मैंने पहले भी कहा कि एक इंटेलेक्चुअल कैपिटल है ईरान की। तो यहाँ पे जब आपने पढ़ाई की, तो आपको वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा लगा कि बहुत रिलीजियस है या एक थोड़ा-सा
बॉर्डर लाइन पे है, कैसा है माहौल? हाँ, देखिए मैं कौम में था और कमाल की बात है कि मैं नॉन मुस्लिम हूँ, ठीक है? और मुझे वहाँ मदरसे में भी एडमिशन मिला, वो चाहे मेरा रिकॉर्ड देख के या मेरी जिज्ञासा देख के या मेरा लगाव देख के मैंने किसी से क्योंकि मैं ईरान गवर्नमेंट में मैं कुछ बड़े लोगों को भी जानता था। मैंने उनसे किसी का रेफ़रेंस ले लिया, किसी का नहीं। बस उन्हें लगा कि ये आदमी जिज्ञासु है, फ़ारसी पढ़ना चाहता है, हो सकता है इसकी इस्लाम में बहुत रुचि है और हो सकता है कि मतलब तो इनको एडमिशन देना चाहिए। ये मतलब एक दानिशजू है, मतलब एक ये ज्ञान की तलाश में आया है और कौम जो है वो मतलब ज्ञान का एक स्थल है, तो इनको रोकना नहीं चाहिए, तो उन्होंने मुझे एडमिशन दिया। और मैं आपको बताऊँ, मेरा जो ओवरऑल तजुर्बा है, बहुत सारे लोग इस बात पे आश्चर्य करते हैं और मैं तो क्योंकि मैं नॉन मुस्लिम हूँ मतलब। तो मेरा मज़हबी लोगों के साथ, मुसलमानों के साथ मेरा तजुर्बा बहुत अच्छा है। बहुत बढ़िया तजुर्बा मेरा रहा कौम का और सब लोग मतलब अख़लाक के अच्छे थे, सब बढ़िया रहा। अभी भी मेरे बहुत सारे दोस्त हैं वहाँ और बल्कि मुझे तो ईरान जाना भी था अभी नौरोज़ के दौरान, लेकिन फ़्लाइट्स वग़ैरह चल नहीं रही हैं, तो मैं जा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मुझे 6 महीने और भी रहना है और मेरा तो बहुत रहने का मन है वहाँ ईरान में। तो मैं जा नहीं पा रहा हूँ लेकिन तो तजुर्बा बहुत अच्छा रहा। हाँ, कौम बहुत मज़हबी जगह है, बहुत ज़्यादा मज़हबी जगह है। जैसे मैं आपको बता दूँ कि वहाँ अभी ईरान में जैसे कि लोग मॉडर्न होते जा रहे हैं, थोड़ा लिबास भी बदलता जा रहे हैं। तो अभी जो चादर वाली जो लड़कियाँ हैं या चादर में जो महिलाएँ दिखती हैं, वो भी अभी भी सबसे ज़्यादा कौम में दिखती हैं। अभी भी वहाँ 70% महिलाएँ चादर में रहती हैं। 30 साल पहले का जो ईरान था या मैं पन 16-17 साल पहले जब ईरान पहली बार गया था, तो तेहरान शहर में भी 50% महिलाएँ चादर में रहती थी, लेकिन अभी वहाँ मुश्किल से 5 सा या 10% महिलाएँ चादर में हैं। लेकिन कौम का माहौल अभी भी बहुत ज़्यादा मज़हबी है और अच्छा शहर है और कौम में सब कुछ सस्ता है बहुत और सरकार ने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है। सस्ता भी है, साफ़ भी है और बाकी सब सिस्टम बहुत अच्छे हैं, तो क्योंकि इतने सारे तहफ़्फ़ुज़ हुआ। जैसे कुम में आप रहे, आपने कहा कि 2 साल रहे आप, तो वहाँ पे जो है वो उसको किस आई मीन अगर बहुत अच्छे तरीके से मैं कहूँ तो पिन पॉइंट करके कहूँ तो शिया मज़हब को आपने किस एंगल से देखा? मैंने शिया मज़हब को वहाँ एक बहुत अलग एंगल से देखा। वैसे तो मेरा इस्लामिक स्टडीज़ में भी यूजीसी नेट है, तो मुझे ये सारी बातें बहुत पहले से पता हैं, लेकिन सीखने का तो कोई लिमिट भी नहीं है और ज्ञान की भी कोई लिमिट नहीं है। बिल्कुल, तो बिल्कुल, आदमी बिल्कुल। बहुत सारे मामलों में हर किसी व्यक्ति को मेरे से ज़्यादा पता होगा, तो हम तो कभी भी अपने आप को भले ही 13 सब्जेक्ट में नेट हो, ये नहीं मानते कि हम सर्वज्ञानी हैं, हमने सब कुछ सीखने का प्रोसेस संभावना हमेशा बनी रहेगी और हर इंसान के पास ऐसा कुछ ना कुछ है, जो हमें सिखा सकता है। तो कौम में एक इस्लाम का जो है ना इंटरप्रिटेशन का जो मामला है, वो ईरान के मुल्लाओं ने किया है। ऐसा नहीं कि अरबी मुल्लाओं ने नहीं किया। जो कुरान की जो व्याख्या है, तफ़सीर है, ये सुन्नियों का पहला ट्रेडिशन था। लेकिन पिछले 100, 150, 200 साल से ये ट्रेडिशन बंद हो गया और इसी वजह से जो इस्लाम की जो अभी कंटेम्परेरी जो इमेज बनी है कि ये आतंकवादी हैं, फलाना है, ढिकाना है, वो इस वजह से बनी है कि पिछले 200-400 साल में जो इंटरप्रिटेशन का जो ट्रेडिशन है, वो ख़त्म हो गया है, लेकिन ये ईरान में कंटिन्यूअस रहा। अब मैं आपको बताता हूँ कि अ, मौलाना तबातबाई थे ईरान के। उन्होंने जो कुरान का इंटरप्रिटेशन किया 27 जिल्दों में किया और वो जो इंटरप्रिटेशन उन्होंने किया, वो बहुत ही अलग है और बहुत ही वो होलिस्टिक है, बहुत बेहतर है, एक बहुत अच्छी व्याख्या की है। अब मैं कई मतलब एक बहुत अजीबो-गरीब सी भी बात है, मतलब बहुत सारे लोग बोलते भी हैं कि शिया आतंकवादी नहीं हो सकते, मतलब वो मिलिटेंट हो सकते हैं, टेररिस्ट नहीं हो सकते, दोनों चीज़ों में फ़र्क है। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात को? वो इसी का कारण है कि वो इंटरप्रिटेशन का मामला, कि उनके जो मजरा हैं, वो उन्होंने जो इंटरप्रिटेशन किया है, तो एक सही दिशा उन्होंने दी है। ये तो आपको पता ही होगा कि मतलब कुरान तो एक है, लेकिन उसकी व्याख्याएँ अलग-अलग हैं। तो ये काम कौम में हुआ है और भी बहुत सारे लोगों ने किया है। उसमें फ्लेक्सिबिलिटी है और आपको शायद जान के आप शायद चौंक जाएँ कि वहाँ रसूल अल्लाह के भी कहीं-कहीं चित्र मिल जाते हैं या हज़रत अली के भी चित्र मिल जाते हैं। पूरी की पूरी जो मिडल ईस्ट की जो शिया बेल्ट है, वहाँ ये सब चीज़ें हलाल हैं। बल्कि मेरा तो ये मानना है कि इवन जो भारत के जो शिया हैं और जो ईरान का शियाइज़्म है, इसमें भी बहुत अंतर तो नहीं है, लेकिन हाँ, अंतर है, काफ़ी अंतर है। नहीं मैं तो तो इसी टॉपिक पे एक रिसर्च करने की सोच रहा हूँ। बड़ी हैरत हो रही है मुझे कि आप जिस तरह की बातें रिवील कर रहे हैं कि रसूल की और
मौला अली की तस्वीरें वहाँ पे होती हैं, मुझे लगता है कि बड़ा बड़ा हैरान कर देने वाला आपका ये पूरा रिवॉल्यूशन है। हम यहाँ पे इंडिया में, भारत में जिस नज़रिए से, जिस लेंस से ईरान को देखते हैं, वो लेंस जो है वो बहुत ही पॉलिटिकल है। तो आपने वहाँ के समाज को कैसे समझा? समाज और पॉलिटिक्स में देखिए मैं बताता हूँ, जब 1979 में ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई, जो इंकलाब हुआ, उससे पहले शिया पावरफुल तो थे, लेकिन बहुत ज़्यादा उनकी जो आवाज़ थी वो सुनाई नहीं देती थी। तो ईरान ने, अभी बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि यार ये कश्मीर के शिया क्यों पागल हुए जा रहे हैं, क्यों अपना सोना दे रहे हैं, क्यों दौलत दे रहे हैं, लखनऊ में क्यों मतलब इतने जुलूस निकल रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? बहुत सारे लोगों को तो पता नहीं है। पहली बात तो बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता कि इस्लाम क्या है, जो मेजॉरिटी है। उनको पता ही नहीं, उन्हें पता है कि ये मुसलमान हैं, इनके कुछ बहुत सारे मुल्क मिडिल ईस्ट में हैं, इनकी ये थियोलॉजी है कि सबको मारो, काटो वगैरह-वगैरह। इनको नहीं पता कि कितने इस्लाम में भी फ़िरके हैं, किस तरह की आइडियोलॉजी है और उसके पीछे जो मोटिव्स होते हैं, जो मिडिल ईस्ट में हो रहा है, उसके पीछे किस-किस तरह के पॉलिटिकल मोटिव्स होते हैं और वो कहाँ से वो चीज़ें ड्राइव होती हैं। तो हुँ, मेरा ये बात जवाब उनको है कि जब इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की स्थापना हुई, तो शियाओं को पूरी दुनिया में, कुछ ग्रुप्स को छोड़ के, सभी शियाओं को नहीं, जो भी दवज़दा इमामी हैं, दवज़दा मतलब फ़ारसी में 12, 12 इमामों को मानने वाले जो शिया हैं, उनको एक मोरल बूस्ट मिला, उन्हें एक हिम्मत मिली और उन्होंने ये भी कहा कि रशीदुन खलीफाओं के बाद अभी मतलब जो रशीदुन बोल रहा हूँ कि मतलब हमारे इमामों के बाद जो अभी की जो जो एक राज है, जो एक वली फ़कीह के जो सिद्धांत है, जो एक किस तरीके से राजकाज चलना चाहिए, जो अयातुल्लाह ख़ुमैनी ने एक आदर्श राज्य की स्थापना करने की कोशिश की या ऐसा किया, ठीक है? तो इस तरह का आइडिया आया था और इस चीज़ को बहुत सारे जो नॉन शिया सुन्नी मौलाना, चाहे इवन कुछ वहाबियों ने भी इसको एप्रिशिएट किया कि उस आदमी ने ये करके दिखा दिया। क्योंकि बहुत सारे लोगों का मतलब इनका ये मानना था कि मुल्लाओं की जगह खाली मस्जिदों में नहीं है, आपको पॉलिटिकल रोल भी प्ले करना चाहिए। और मेरे हिसाब से जो बहुत सारे मुल्लाओं का समाजी ऐसा रोल कहना भी। भी है कि उनका आपका नहीं, आपका पॉलिटिकल रोल भी है, आपका सोशल रोल भी है, आपको लीड करना है। आप इमाम खाली मतलब मस्जिद में नमाज़ पढ़वाने के लिए नहीं हो जी, जी, जी। या जो मज़हबी मुद्दे हैं सिर्फ़ उन पे मतलब तकरीर करने के लिए और ये सब उनके लिए नहीं हो। जबकि ऐसा नहीं है कि सारे शिया ऐसा मानते हैं या दवज़दा इमामी में भी सारे ऐसे नहीं है कि वो जमहूरी इस्लामी को सपोर्ट करते हैं। अख़बारी जो ग्रुप हैं वो तो आपको पता ही होगा कि वो ईरान गवर्नमेंट के सबको सपोर्ट नहीं करते। ईरान में भी कुछ ऐसे अयातुल्ला हैं जो इसको पूर्ण तरीके से समर्थन नहीं करते, वहाँ भी मतलब बहुत सारे मतभेद हैं। हुँ, लेकिन जो पूरे दुनिया में शियाओं को बूस्ट मिला, क्योंकि मैंने एक आर्टिकल पढ़ा कि अगर जमहूरियत इस्लामी 1979 में एस्टेब्लिश ना होती, तो लेबनान के शिया बोल रहे कि हम लोग बूट पॉलिश करते रह जाते। तो मतलब इराक शिया, दुनिया में 4 शियाओं के मेजॉरिटी देश हैं। अज़रबैजान है, ईरान है, इराक है और बहरीन है। लेबनान में 1 तिहाई हैं, तो कुल मिला के 4 देश हो गए, ठीक है? पाकिस्तान में 20-25% हैं, भारत में 5-7-10% होंगे, एग्ज़ैक्ट डेटा तो मुझे पता नहीं है। तो ये है मामला, तो उनको एक मोरली बूस्ट मिला, उनको एक हिम्मत मिली और उनको चलिए गाइडेंस ये मिली। तो ये ये सब बहुत तो बड़ा कारण जी, है। ये सब तो रहा, लेकिन थोड़ा-सा हम एक और स्टेप, एक कदम और आगे बढ़ते हैं और म ये देखने की कोशिश करते हैं कि वहाँ पे जो वर्किंग माहौल है, वो क्या है? जैसे मुझे पता चला कि आपने इब्राहिम रईसी के साथ काम किया, या उनके साथ किसी भी किस्म का एक एसोसिएशन था। तो आपने कैसा उस माहौल को कैसे समझा? देखिए, जब मैं वहाँ गया, तो मैं जब कॉम में था, तो मैंने कुछ वहाँ एकेडमिक कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया और वहाँ थिंक टैंक्स हैं। तो वहाँ का जो शीर्ष थिंक टैंक था, जो वहाँ के राष्ट्रपति के ऑफ़िस से अटैच था, हुँ, तो वहाँ से मैं थोड़ा अटैच रहा और वहाँ जाके मैं लेक्चर देता था। यमन के इश्यू पर, फ़लस्तीन के इश्यू पर,
और भी बहुत सारे मुख्तलिफ इशू पर, या जो इंडियन शिया हैं या इंडियन इस्लाम है, या जो इंडियन क्या सोचते हैं। तो इस सिलसिले में मेरा वहाँ के सभी जो शीर्ष जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, या जो वहाँ के थिंक टैंक के पार्ट्स हैं, या जो वहाँ के सत्तारूढ़ लोग हैं, बड़ी पोस्ट पर हैं, इन सब लोगों से मेरा मिलना-जुलना होता था। और सबसे मैं मिला भी हूँ, हाथ वगैरह तो सबसे मिला ही है। आयतुल्लाह ख़amenei साहब से नहीं मिला बस, बाकी सब लोगों से मैं मिला हूँ। तो मेरा तजुर्बा वहाँ बहुत अच्छा रहा। वे लोग बहुत प्रोफ़ेशनल हैं, विनम्र हैं और भारतीयों की इज़्ज़त करते हैं। इज़्ज़त तो है बहुत भारत की। इसी से एक दूसरा सवाल मुझे लगता है कि हमको आपसे पूछना चाहिए कि जब रिलीजन और पावर यानी कि सत्ता जब ये करीब आते हैं या एक साथ मिल जाते हैं तो ये बहुत माहौल को या समाज को बहुत मजबूत करते हैं या रिस्ट्रिक्ट करते हैं। देखिए, इसमें दोनों बातें हैं। बहुत सारे लोग जो बोलते थे कि इस्लामिक क्रांति से पहले जो मोहम्मद रज़ा शाह पहलवी की जो सल्तनत थी, जो उनका राज था, उसमें लोग बहुत ज़्यादा सुखी थे, क्योंकि हम लोग नाच रहे थे, गा रहे थे, आज़ादी थी वगैरह-वगैरह। तो कुछ लोग वहाँ, मेरे ईरानी दोस्त भी थे, वो बोलते थे वे हम भी, मतलब राजा का राज बढ़िया था। राजा शाह पहलवी का जो शासन था बहुत अच्छा था। मैंने कहा चलो ठीक है, पहलवी का शासन अच्छा था। उस समय ईरान की आबादी 3 ढाई या 3 करोड़ के आसपास थी। तो मैंने पूछा कि 1979 में जो 1 मिलियन लोग तेहरान की सड़कों पर आए, मोहम्मद रज़ा शाह पहलवी की मुखालफत करने के लिए, प्रोटेस्ट करने के लिए। वे लोग ईरानी थे या कहीं बाहर के थे? हम्म, अगर किसी राजधानी में बिल्कुल आपकी सही बात आबादी है। का, तो वो वे लोग कौन थे? भई वो आप ही के लोग थे ना वो। तो उसकी मुखालफत क्यों हो रही थी? क्योंकि 20, 25, 30% लोग वहाँ गरीब थे। हम्म, मोहम्मद रज़ा शाह पहलवी के टाइम पे बहुत ज़्यादा करप्शन था। इकोनॉमिक डिवीज़न बहुत ज़्यादा थी और गुर्बत बहुत ज़्यादा थी। मैं कई बार ये बात बोलता हूँ और खुल के बोलता हूँ कि मैं ये बात मानता हूँ कि हाँ, मुल्लाओं ने बहुत सारी चीज़ों को रेस्ट्रिक्ट किया, लेकिन उन्होंने वहाँ गरीबी भी खत्म की। जी। गरीबी भी खत्म की। ओके। गरीबों, मतलब एक किस्म से समाजवाद लाया है वहाँ। अगर जैसे कि ईरान के पास दुनिया में क्या है? ईरान के पास दुनिया को देने के लिए दूसरे नंबर पे दुनिया में सबसे ज़्यादा गैस है और 5वें नंबर पे सबसे ज़्यादा खनिज तेल है। तो वहाँ गैस जो है वहाँ इतनी सस्ती है कि अगर कोई अपने गैस के चूल्हे के सारे बर्नर भी जला के छोड़ दे, तो 250 या 300 रुपए बिल आएगा। पेट्रोल अभी की 80 पैसे लीटर है। इन्फ्लेशन के हिसाब से 80 पैसे लीटर बैठेगा अभी पेट्रोल, नहीं, या 70 उनका होगा। 80 पैसे या हमारा हमारा 80 पैसे? 80 पैसे। ओके। हाँ, अभी इन्फ्लेशन बहुत बढ़ा हुआ है वहाँ और इसी वजह से वहाँ प्रोटेस्ट भी हो रहे थे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि मुल्लाओं ने सारी चीज़ें रेस्ट्रिक्ट की, कुछ दिया ही नहीं है। महिलाओं की जो उपस्थिति है विश्वविद्यालयों में वो बढ़ी है, वे एम्पावर्ड हुई हैं और उन्होंने वहाँ गुर्बत ख़त्म की है। इसमें तो कोई शक नहीं है, मतलब ये बात तो मैं बिल्कुल कहूँगा ही। मतलब मैं अपने ईरानी दोस्तों को भी मैंने बात कबूल करवाई है, जो रेज़िम के, अभी इस तत्कालीन रेज़िम के खिलाफ है, कि ये बात बताओ कि साउथ ऑफ तेहरान में कितनी ज़्यादा गरीबियों की बस्ती थी, अब तो कोई फ़र्क ही नहीं दिखता। अरे जैसा हमारे यहाँ का लाजपत नगर और ग्रेटर कैलाश है, वहाँ की ऐसी गरीबों की बस्तियाँ हैं। अभी आप भी? इसी से अंदाज़ा लगा, हाँ, अभी की तो बात कर रहा हूँ मैं, पहले नहीं थी। तो ये सब मुल्लाओं ने पैसा बाँटा तो है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि वहाँ करप्शन नहीं है या वहाँ एकदम से सब कुछ बहुत अच्छा है। नहीं, नहीं, नहीं। गरीब को वहाँ रोटी बहुत सस्ती मिलती है वहाँ। ₹2 की रोटी मिल जाती है। ₹1 की रोटी, अगर किसी के पास नहीं है पैसे तो वह फ्री में ले जाओ। अगर वो बोले कि मेरे पास नहीं है बिल्कुल कुछ भी, और जो गरीब तो लोगों को। आप मुझे ऐसा लगता है कि हमको शायद ये सवाल आपसे पूछना चाहिए कि आइडियोलॉजी जो है वो ग्राउंड रियलिटी को डिस्कनेक्ट करती है क्या? देखिए, इसमें एक बहुत बड़ी दिक्कत है। इसमें बहुत बड़ी दिक्कत ये है कि कोई भी सिस्टम जो है ना, वो पूरी तरीके से परफेक्ट नहीं होता। जी, बिल्कुल, और बिल्कुल। जमहूरियत इस्लामी ऑफ ईरान भी उसका अपवाद नहीं है, ठीक है? वहाँ करप्शन भी है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। वहाँ लोगों के पर रेस्ट्रिक्शंस भी हैं। बहुत सारे लोगों को रेस्ट्रिक्शन समझ में नहीं आता, वो बोलते हैं कि रेस्ट्रिक्शंस तो हमारे देश में भी है, ये भी है, वो भी है। जैसे मैं मिसाल के तौर पे बोल दूँ कि आप वहाँ किसी भी किस्म का कोई प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। जैसे यहाँ आदमी कोई भी झंडा लेके खड़ा हो हुँ, सकता हुँ, है, हुँ, हुँ। वहाँ गाज़ा पे भी आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, उससे भी पहले आपको सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी।
ओके। हाँ, वहाँ की सरकार के खिलाफ तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। वो तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जैसे अभी कुछ साल 2 साल पहले कुछ लोग थे, वो दुबई में उन्होंने किसी मुद्दे पर प्रोटेस्ट किया, वो सब के सब डिपोर्ट कर दिए गए। तो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज़ में ये जितने भी इस तरह के देश हैं ना, वहाँ ऐसा स्पेस नहीं है। तो भारत कम से कम इस मामले में बेहतर है। बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता कि डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है। मैं कह रहा हूँ कि भारत परफेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है। हमारे यहाँ बहुत, लेकिन ये है कि यहाँ फिर भी तो ईरान में ऐसा नहीं है कि आप खुली सरकारी आलोचना थोड़ा बहुत ही कर सकते हैं। रिस्ट्रिक्शंस हैं, ये बात सच है। तो इस बारे में कोई शक नहीं। आई मीन अगर किसी को विरोध जताना हो, तो वो फिर उसके पास और दूसरे तरीके क्या हैं? उसके पास बहुत सारे लोग ब्लॉग पर करते हैं, सोशल मीडिया पे करते हैं, या जब वो बहुत ज़्यादा उनको लगता है कि हम अब यहाँ रह नहीं पाएँगे, तो वो माइग्रेट हो जाते हैं। ओके। हाँ, मतलब माइग्रेशन या भी तो है। इट्स लाइक दैट कि हाँ, हाँ, इट्स हाँ। माय वे और हाईवे। हाँ, हाँ, हाँ। ज़्यादातर लोग तो यही करना चाहते हैं। जैसे जैसे वहाँ यूट्यूब पर बैन है, तो बहुत सारे जो यूट्यूबर्स हैं, वो तुर्की में जाके ऑपरेट करते हैं, आर्मीनिया चले जाएँगे। तुर्की में बहुत ज़्यादा है। तुर्की में बहुत ज़्यादा चलिए हैं। थोड़ा-सा शिफ्ट करते हैं इसको, इसलिए कि ये सारी बातें तो और आई मीन बहुत ही मैं बतला सकता हूँ कि आपकी जो नॉलेज है ईरान के सिलसिले से वो इतनी ज़बरदस्त है और मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों को भी ये लग रहा होगा कि आपने क्या कुछ आप जो बतला रहे हैं, जो आपका डिस्कोर्स है, वो कितना रिच है। लेकिन चलिए थोड़ा-सा और आगे बढ़ते हैं। ज़ोरेस्ट्रियन फ़ील्ड की तरफ आते हैं कि आज के समय में ज़ोरेस्ट्रियन स्टडीज़ की ज़रूरत आपको लगती है कि होना चाहिए? कोई भी ज्ञान हो, सबकी ज़रूरत है। सभी धर्मों के बारे में पढ़ना चाहिए, पढ़ाना भी चाहिए, और ज़ोरास्ट्रियंस के बारे में भी पढ़ाना चाहिए। बहुत सारे लोगों को ज़ोरास्ट्रियंस के बारे में नहीं पता कि ज़ोरास्ट्रियनिज़्म या पारसी जो धर्म है भारत में, वो एक नस्लवादी धर्म है। अगर मैं आज ज़ोरास्ट्रियन बनना चाहूँ, तो मैं नहीं बन सकता। 2 धर्म दुनिया में ऐसे हैं जो नस्ली हैं। वो लोग बोलते हैं कि हम खुदा के या ओके। गॉड के चूज़न पीपल हैं, एक किस्म से। वो बताएँगे नहीं आपको कि ऐसा हमारी थियोलॉजी है। उनमें एक यहूदी हैं और दूसरे ज़ोरास्ट्रियंस हैं। आज मैं आपको कुछ इतिहास के कुछ ऐसे पन्ने बताता हूँ, जिसके बारे में बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ नहीं पता। और जी, देखिए, मैं मैं ना हम किसी को चाहते भी, हैं और हमारे मैं दर्शक भी चाहे चाहते हैं। मेरे दोस्त मुसलमान हों, चाहे हिंदू हो, मैं कभी किसी को खुश करने की कोशिश नहीं करता। किसी को बुरा लगे, लगे, जो है खुल। मैं पारसियों के बारे में आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। जब सासानी साम्राज्य था, जिसको उखाड़ जी, फेंका जी, अरबी मुसलमानों ने जी। अटैक करके हज़रत उमर के टाइम पर, तो ऐसा नहीं था कि सासानियों के टाइम पे सब लोग बहुत सुखी थे वहाँ। सासानियों ने बहुत सारे चर्चों को तोड़ के अपने आतिशगाह बनाए, और बहुत सारे पागान मंदिरों को तोड़ के भी अपनी आतिशगाह बनाए। बाद में मुसलमान आए, उन्होंने भी उन आतिशगाहों को तोड़ के वहाँ अपनी मस्जिद बना ली। बहुत सारी जो ईरान की जो मस्जिदें हैं, फेमस मस्जिदें, जैसे कि इस्फ़हान में, शिराज़ में और सारी में। सारी शहर में जो जामा मस्जिद है, उस पे तो बाकायदा मुल्लाओं ने ही बोर्ड लगा रखा है कि वो पहले आतिशगाह था और हमने इसको बाद में मस्जिद बना दिया। और वो तर्क देते थे कि सब लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया था। लेकिन इसमें एक पेंच मैं बता रहा हूँ कि जब अरबों का हमला हुआ ईरान पर, अरबी मुसलमानों का, मुसलमान फ़ौजों का, तो ऐसा नहीं था कि वहाँ जितने अल्पसंख्यक थे वो सब सुखी थे। वहाँ जो ज़ोरास्ट्रियंस के जो मोवेद होते हैं, जो उनके प्रीस्ट होते हैं, उनसे बहुत दुखी थी जनता, और ये बहुत उत्पीड़क धर्म था उस समय ईरान में। तो इसी वजह से जहाँ आज का इलाका है इस्फ़हान, वहाँ यहूदी बसे हुए थे, मेजॉरिटी में थे। उनको यहूदाबाद कहा जाता था, इस्फ़हान को। तो उन यहूदियों ने अरबी फ़ौजों का स्वागत किया। ये रिकॉर्डेड हिस्ट्री में है। मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा कि अरबियों ने हाँ, वहाँ हाँ, जुल्म हाँ। नहीं किया, बिल्कुल, बिल्कुल, मुसलमानों ने वहाँ बिल्कुल। जुल्म नहीं किए, या ऐसा कुछ नहीं किया। उत्पीड़न हुआ है, बाद में बहुत उत्पीड़न हुआ है वहाँ ज़रतुश्तियों का, जिससे वो लोग भागने पे वहाँ मजबूर हो गए। वो एक अलग कहानी है। तो जो चीज़ें हैं, जो जहाँ गलत है, वहाँ गलत है। अब यहाँ आप आतिशगाह में अगर किसी पारसी के जाना चाहें, तो आप उनकी आँख को देख नहीं सकते। हुआ ये कि 1976 में यमन में
यमन में, हाँ, यमन में एक आतिशगाह था। कुछ पारसी व्यापारी थे इंडिया के, जिनका बहुत अच्छे कारोबार थे। इन्होंने अपना वहाँ एक अगियारी बनाई हुई थी। जैसे मैं आपको बता दूं कि जो पारसी है, ये आग आग की पूजा नहीं करते, ये आतिश परस्त नहीं है, सिर्फ उसको पवित्र मानते हैं। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि ये लोग आग की पूजा करते हैं। तो यमन में कम्युनिस्टों की सत्ता आ गई 1976 में। तो ये लोग अपनी आग को, जो पवित्र आग थी वहाँ, तो उसको प्लेन के द्वारा ले आए, क्योंकि पारसी रिच हैं, तो ये स्पेशल चार्टर प्लेन हायर करके वो उस आग को ले आए यहाँ। तो कहाँ वहाँ ले शायद आए? इंडिया, गुजरात, तो शायद अहमदाबाद से वो जो इनकी जो पवित्र ज्योति थी, उसको उड़वाड़ा नाम की एक जगह है शायद, या कहीं सूरत लाए थे। तो उसके लिए कि जिससे कोई दूसरा आदमी, जिसको वे नजस मानते हैं, अपवित्र, जो भी नॉन पारसी है, वो देख ना लगे, तो पूरा का पूरा जो रास्ता था ना, पुलिस ने कॉर्डन किया हुआ था उफ़! कि जिससे कोई देख के उस आग को अपवित्र ना कर दे। तो पारसी धर्म, जैसे मैं आपको बताऊं, मैं कई बार बोलता हूं कि यार मुसलमानों में एक जात की संभावना बनी हुई है। वो क्या? मान लिया हम इमेजिन करें कि मुसलमान अरब अमेरिका पे कब्जा करने जाते हैं। मैं मुसलमानों को जस्टिफाई नहीं कर रहा, वे भी बहुत गलत है कई कई मामलों में, लेकिन वो वहां के नेटिव इंडियंस के सामने एक शर्त रखते हैं कि भैया इस्लाम कबूल कर लो, फिर तुम हमारे भाई हो जाओगे। तो वहां गुंजाइश तो बची हुई है ना। व्हाइट यूरोपियंस ने क्या करा? उनका कल्चर भी खत्म कर दिया, उनको बिल्कुल साफ ही कर दिया, मार दिया। इस्लाम में कम से कम गुंजाइश तो है। मैं ज़ोरास्ट्रियन तो जो ऐसे ही जोरास्ट्रियन धर्म है, आप जोरास्ट्रियन बन ही नहीं सकते। नहीं, अच्छा, नहीं, 2 मैं किस्म की धाराएँ हैं जोरास्ट्रियंस के बीच में भी। मैं अभी बम्बई में था 5-6 महीने, मेरी जोरास्ट्रियंस के बड़े-बड़े लोगों से बात हुई और यहाँ भी बातचीत हुई। तो मैंने उनसे पूछा कि आपको पता है कि आप, बहुत सारे लोग जो अपने आप को, जो ईरानी हैं, कम से कम 10-15 पर 20% ईरानी अपने आप को जोरास्ट्रियंस क्लेम करते हैं कि हम असल में जोरास्ट्रियंस हैं। जी, अगर वे लोग अपने धर्म में वापस आ जाएँगे, तो क्या तुम उन्हें लोगे? तो जो इंडिया के जो बहुत कट्टर जोरास्ट्रियंस हैं, मेजॉरिटी, वो बोलते हैं कि नहीं, हम उन्हें नहीं लेंगे। तो मैंने पूछा क्यों नहीं लोगे भाई, मैं तो जरथुस्ट्री हूँ। बोले कि नहीं, वो बाद में उनको बहुत सीरियसली इंटरेस्ट लेना चाहिए, 4-5 साल पढ़ाई करनी चाहिए, तब शायद हम उनको कबूल करें। और हमें लगता है कि वो लोग वापस बाद में अपने ही जोरास्ट्रियन धर्म में चले जाएंगे। तो वे लोग, ये जो अभी जो इंडिया में जो जरथुस्ट्री धर्म है ना, ये एक नस्ली धर्म है। लेकिन वहाँ के, जब मैं पारसी जो प्रीस्ट हैं, ज़रथुस्ट्री प्रीस्ट ईरान ईरान के, में। वे कहते हैं, "हाँ, अरे हम तो सबको कबूल करेंगे, हमें तो अच्छा लगता है।" तो यहाँ के जो ज़ोरास्ट्रियंस हैं, क्योंकि एक तो वो सबसे रिचेस्ट कम्युनिटी है, थोड़े से नंबर्स में है, उन्हें इस बात की कोई चिंता भी नहीं है। शायद वो उसमें जीते हैं कि दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है, तो हम भी अगर ख़त्म हो जाएँगे तो नहीं क्या डॉक्टर फ़र्क पड़ता है। मैंने ये बात छेड़ी कि जिस तरीके से ज़ोरास्ट्रियन की बात हमने छेड़ी, उसमें मेरा मकसद ये था, मेरा प्रयास ये है कि मैं ये जानने की कोशिश करूँ आपसे कि ज़ोरास्ट्रियन और सनातन धर्म में कहीं कोई बहुत ही गहरा संबंध है? हाँ, ज़ोरास्ट्रियंस में और सनातन धर्म में बहुत गहरा संबंध है। सबसे पहले इसके लिए हमें ना पुराने इतिहास को देखना पड़ेगा, जो जो हिस्ट्री है उसको देखना पड़ेगा। जो आर्यों का जो कबीला था, जी, वो कहीं यूरोप से आया। जी। इंडिया में वो जो पहली ब्रांच थी, शाख थी आर्यों की, वो पहले आके इधर नॉर्थ इंडिया में सेटल हो गई। और बाद में फिर एक कबीला आर्यों का कहीं यूरोप से चला, और वो ईरान में सेटल हुआ 2500 साल पहले। जो ईरान के राजा थे, साइरस द ग्रेट, जिनकी जिनका जो रियाया थी, वो दुनिया की 42% पॉपुलेशन थी। दुनिया की 42%। ओह! इतना बड़ा राज्य आज तक एस्टेब्लिश नहीं हुआ। और आपको बता दूं कि यहूदियों को इजिप्ट में आज़ाद भी साइरस द ग्रेट नहीं करवाया था। इसलिए लोग बोलते हैं कि ईरानियों का कर्ज है यहूदियों के ऊपर, या पारसियों का कर्ज है यहूदियों के ऊपर। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि जो जोरास्ट्रियंस थे वहाँ, या जो पारसी नस्ल थी, आर्य थे, वे वहाँ आए थे और उन्होंने वहाँ करीब 2600 या 2700 साल पहले वहाँ जो पहले से रहने वाली ट्राइब्स थी, उनको हराया था, और फिर वो वहाँ सेटल हुए। लेकिन जो आर्यों की जो पुरानी ब्रांच थी, वो इंडिया में पहले आ गई थी करीब 3000 साल पहले। इस बारे में हमें बहुत ज़्यादा और ज़्यादा रिसर्च की ज़रूरत है। तो कनेक्शन तो है। जैसे जो देव शब्द है, देव, या जो आग को पवित्र मानने की जो भावना है, या बहुत सारे वेदों में या जैन अवेस्ता में बहुत सारी समानताएँ हैं। अवस्थानी लैंग्वेज। हाँ, अवेस्ता में,
और मित्र जो है, वरुण है, मतलब आब, पानी, वरुण जो शब्द है, आपको जान के आश्चर्य होगा कि फ़ारसी ज़बान में बारिश को बोलते हैं बारून, वरुण, हुँ, हुँ। वरुण। ओके, ओके। और सूर्य देवता मित्र, मित्रा, तो मित्र देवता तो इधर भी है, वेद में भी है। तो इस तरह की बहुत सारे समानताएँ हैं और ये जो यज्ञ कुंड है और जो पारसियों का जो क्या नाम, वो जो आपका उनका वो जो उनका अगियारी है, जो जिसमें आग रखते हैं, हाँ, इस तरह की बहुत सारी समानताएँ हैं। और जो लिंग्विस्टिक आर्कियोलॉजी है कि हम शब्दों के आधार पे पता लगाते हैं कि क्या कुछ सिमिलैरिटी है, तो उस आधार पे तो बहुत सारे शब्द जो हैं, ज़ेंद-अवेस्ता की जो पारसियों के जो ग्रंथ हैं और गाथाएँ जो हैं और जो हिंदुओं के वेद हैं, उसमें बहुत सारी समानताएँ हैं, लेकिन थियोलॉजिकल काफ़ी डिफरेंसेस भी हैं और कुछ कॉमन गॉड भी हैं, जो मैंने आपको बताया, मित्र हैं, वरुण हैं। हाँ, हाँ, हाँ। और जो ज़रथुष्ट्री धर्म है ना, ये तौहीद नहीं है, ये मोनोथीज़्म नहीं है, इसमें भी बहुत सारे देवी-देवता थे। हुँ, लेकिन तौहीद भी है, तौहीद भी है, मतलब एक एक गॉड भी है, लेकिन और भी बहुत सारे एडिशनल हैं। और इसमें भी मतलब सुधार वगैरह कुछ होता रहा है, मतलब रिफ़ॉर्म्स भी होते रहे हैं। तो ये इस तरह की समानताएँ इसमें हैं। जैसे जो अगर हम देव है, देव, जी, जो देव है वो ज़रथुष्ट्री माइथोलॉजी में वो एक बुरा व्यक्ति है, खल है वो, हाँ, मतलब जी, विलेन है वो। जी, लेकिन हमारे यहाँ देव मतलब देवता, जी, तो ये है और शब्द वही है, देव है, वहाँ दिव है, दिव, दिव बोलते हैं। ओके। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि अगर हम इसको यूं कहें कि गुड थॉट्स, गुड वर्ड्स एंड गुड डीड्स, ये क्या ये फिलॉसफी जो है वो आज के समाज में मिसिंग है? बिल्कुल मिसिंग है। जो लोग ज़रथुष्ट्री से मानते हैं ना, जिनके ये मूल सिद्धांत हैं, उनके समाज से ही मिसिंग है ये। वो मैंने देखा कि कुछ तो ज़ोरास्ट्रियंस जो हैं, वो बहुत ज़्यादा लोगों से घुलते-मिलते नहीं हैं वो। मेरे साथ मेरी एक ईरान की फ्रेंड आई हुई थी, अभी पिछले साल की ही बात है, तो हम बम्बई में थे, तो वहाँ एक आतिशगाह है और वो सारी की थी और वो मानती थी कि मेरे पूर्वजों का दीन है, वैसे तो वो मुस्लिम थी, लेकिन उसको आया कि नहीं, मैं ज़रथुष्ट्री शायद मैं अपने आप को मानने लगी हूँ, क्योंकि मैं आपको एक बात बता दूँ, वहाँ एक पॉइंट बता रहा हूँ मैं, जो जमहूरिये इस्लामी ने बहुत ज़्यादा दीन थोपा, जो बहुत ज़्यादा हिजाब थोपा, उसका एक वहाँ बहुत ज़बरदस्त रिएक्शन हुआ है, ईरान बहुत में। रिएक्शन हुआ है, थोपा, ज़बरदस्ती। उसका रिएक्शन ये हुआ कि बहुत सारे लोग वहाँ मुर्तद हो गए। ओके। हाँ, मान लिया कोई भी आदमी हो, किसी हिंदू को बोलोगे तुम्हें सुबह-शाम ये करना है, चोटी रखनी है, ये है करना है और ये नहीं खाना, ये नहीं, किसी कोई भी हो जाएगा। तो वो भी उसी तरह की थी, तो वो उसने सोचा कि मैं इस आतिशगाह में जाती हूँ और उसने बोला वहाँ उसको जाके, जो मोबेद होता है ना पारसी पृष्ठ की, जी, मैं तो जी, जी, ज़रथुष्ट्री हूँ और मैं ईरान से आई हूँ, जी। तो उसने उसको वहाँ से अपमानित करके भगा दिया, कह रही नहीं, तो मैं अलाउ ही नहीं हूँ यहाँ। अच्छा, हम ये लेकिन एक बात बात बताऊँ मैं, तो मैंने उसको बोला जब वो बाहर आई, तो उसने बताया कि ऐसा हुआ, मैंने कहा यार मेरे मन में तो बड़ा मुसलमानों के लिए इज़्ज़त बढ़ गई, मतलब पहले से ही करता था, कम से कम यार लोगों को एक्सेप्ट तो करते हैं, ये लोग तो एंट्री अलाउ नहीं कर रहे हो यार। अच्छा, और वो कम से कम हमारी बेइज्जत करके इस तरीके से तो नहीं जी, जी, भगाएँगे। मैं ये कह रहा था कि हमारी बात तो चलती रहेगी, लेकिन मुझे अभी ये पता चला जब आप शुरू में आपने बात की, जब ऑफ कैमरा हम लोग बात कर रहे थे, आपका इश्क भी हुआ ईरानी लड़की के साथ? हाँ, हुआ, एक से नहीं कि 2-3 से हुआ। तो वो उसके बारे में कुछ बताएं, फिर आगे बात बात करेंगे। हाँ, तो मैं जब ईरान में गया, तो मेरी एक लड़की से सोशल मीडिया के थ्रू मुलाकात हुई। वहाँ टेलीग्राम्स पर ग्रुप होते हैं, तो उसमें कुछ पिकनिक के ग्रुप्स थे। तो वहाँ मेरी एक ईरानी लड़की से मुलाकात हुई और वो ईरान की काफ़ी ज़हीन लड़की मानी जाती है, बड़ी फ़ेमस है और हाफ़िज़ कुरान है, 3-3 सब्जेक्ट में उसने एमए किया हुआ है, बहुत यंग एज में। तो वो मेरे से मिली, वो बहुत यंग लड़की, मतलब मेरे से 20 साल छोटी और 24-25 साल की, वो सैपियोसेक्सुअल थी। सैपियोसेक्सुअल जिनको बहुत पढ़े-लिखे लोग पसंद आते हैं। तो मैंने उसको बताया कि यार मेरे नाम इंडिया में पढ़ाई-लिखाई का रिकॉर्ड है, तो वो बहुत इम्प्रेस हुई, हुँ, हुँ। बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुई। भाई मैं खुद इम्प्रेस हूँ आपसे। हाँ, तो उनसे हमारा इश्क रहा और 1-2 महिलाओं से और रहा और बहुत अच्छा रहा। तो ईरान के जो ये जो कल्चर है नहीं ना, तो इश्क के एंगल से, इसलिए कि ये हमारी इस वार्ता का कोई सब्जेक्ट नहीं था, लेकिन चूँकि बात आ गई और इश्क की बात है,
तो मुझे लगता है कि हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि वहाँ पे जो मतलब जो डिस्कोर्स होता है लव का, उसमें आपको कुछ वार्म्थ, कुछ गर्माहट महसूस हुई? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूँ। अ, ऐसा नहीं है कि ईरान में इमोशनल कनेक्शन नहीं है या वहाँ के लोग बहुत भावुक नहीं होते। मेरा मानना है कि ज़्यादा जो भावुक है ना, वो हमारी हिंदुस्तानी लड़कियाँ ही हैं। वहाँ भी हैं, लेकिन वहाँ ख़ास तौर से अगर गाँव की लड़की है या बहुत ज़्यादा मज़हबी है और उसने आपसे शादी कर ली वग़ैरह-वग़ैरह, तो वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन बाकी जो वहाँ का वैसा समाज है ना, जो जिसका एक्सपोज़ हो चुका है वेस्ट से, वो इतना इमोशनल नहीं है। और वहाँ डिवोर्स रेट बहुत ज़्यादा है, 40% है। बहुत ज़्यादा डिवोर्स रेट है वहाँ। शुरू में मुझे बुरा भी लगता था, यार कितना ज़्यादा डिवोर्स है यहाँ, मतलब क्योंकि हमारे समाज में तो डिवोर्स को गलत माने, हिंदुओं में हाँ, तो हाँ। डिवोर्स का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, जी। तलाक का। फिर मुझे लगा नहीं यार, ये सिस्टम अच्छा है। 3-4 महीने बाद मुझे समझ में आया कि बच्चे भी पल जाते हैं, सब कुछ हो जाता है और कोई दिक्कत नहीं होती। और ये अच्छा है कि एक-दूसरे के साथ एक छत के नीचे, आप पता चला कि आप एकदम डिस्टर्ब मैरिज में हैं, लेकिन क्योंकि घर वालों अच्छा, का दबाव मैं है। इस बातचीत में ये हुँ। लगातार देख रहा हूँ कि कुछ समय तक तो आप कुछ और सोच रहे होते हैं और उसके बाद फिर आप ये कहते हैं कि अब उसके बाद फिर मुझे अच्छा लगने लगा। तो मतलब ये बीच-बीच में नहीं, जैसे मैं बता रहा हूँ कि आपको कोई भी चीज़ हो ऐसी हो, जैसे शुरू में हमने कॉफ़ी पी, तो शुरू में लगता है कि यार ये कड़वी है ये तो, लेकिन बाद में कभी-कभी कड़वेपन में भी थोड़ा-सा अच्छा अरे लगता है क्या कि बात है! जैसे आँवला खा लिया, तो आँवला शुरू में हल्का-सा तीखा लगेगा, मतलब क्या कसेला लगेगा, मिसालें फिर दी बाद हैं आपने हाँ, मतलब लाइक वाह! जी। वो कहे नहीं ये तो अच्छा है। लेकिन हाँ, ब्यूटीफुल लड़कियाँ तो बहुत हैं वहाँ। एक लोर जाति है वहाँ, जो लोरिस्तान है, जो वहाँ ईरान के मूल निवासी हैं। जो मेन आर्यन थे ना, साइरस के साथ सब पहले जो आए थे, जी। उन्होंने वहाँ की 2 जातियाँ थी, एक थी मड, जो कुर्दों के पूर्वज हैं, और उस एक और थी कुर्दों के साथ ही ब्रांच रही होगी लोर, तो उनको हराया होगा। तो लोर जो जाति है ना, सबसे सुंदर लड़कियाँ उनमें हैं। उसके बाद कुर्दों में हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल लड़कियाँ हैं। मतलब मैं आपको कुर्द के बारे में बताऊँ तो कि मैंने भी मतलब सुना है। हर मोहल्ले में, मतलब लोर में तो सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल लड़कियाँ हैं कि जितनी हमारी पूरी फ़िल्म इंडस्ट्री की हीरोइनें एक खड़ी कर दो, और लोरों के गाँव की 1-2 मोहल्लों की लड़कियाँ खड़ी कर दो, वो भारी पड़ेंगी उन पर। मैं बात ये नहीं कह रहा खाली गोरा रंग नहीं है। हाँ, ईरानी महिलाओं की नैन ख़ास नक्श। बात क्या होती है, एक तो उनकी जो ये है ना, ये भौहें, ये बहुत गाढ़ी होती हैं, और नैन नक्श उनके अच्छे हैं ही हैं, और नस्ल तो है ही वो अच्छी है, और ईरान में खाली बहुत सारी नस्लें हैं। ईरान में सैयद हैं 1 मिलियन, 9 करोड़ की आबादी में, और कोई भी आदमी ऐसे नहीं बोल सकता कि मैं सैयद हूँ। आपका सजरा वेरीफ़ाई होगा, एक सरकारी डिपार्टमेंट है इस बाकायदा इसके लिए। आप ये नहीं बोल सकते कि मैं सैयद हूँ हवा में, क्लेम नहीं कर सकते। शजरा वेरिफाइड है तभी आप सैयद क्लेम करोगे। बाकायदा डिपार्टमेंट बना रखा है। तो अभी 1 मिलियन बाकायदा सैयद है मोहर ईरान में। लगेगी। हाँ, हाँ, 9 करोड़ आबादी में 1 मिलियन सैयद है। अच्छा डॉक्टर साहब अगर हम इंडिया को देखें तो यहाँ पे बड़ा डाइवर्स कल्चर है। तो अगर ईरान के हवाले से ये बात की जाए कि आपको क्या लगता है मतलब डाइवर्सिटी के बारे में आपका क्या सोचना है? डाइवर्सिटी तो देखिए भारतवर्ष में बहुत ज़्यादा है। जैसे मैं बता रहा हूँ कि भाई हमारा शहर तो ईरानी, मैं ईरान में जाता था तो मैं बोलता था अरे मेरा शहर ईरानी का बसाया हुआ है। और कुछ ज़्यादा मतलब लोग कोई इंडिया को थोड़ा-सा नीचा दिखाने की 1-2 कुछ रेसिस्ट लोग भी हैं, थोड़ा-सा एंटी इंडिया भी 10-20% लोग हर जगह होते हैं। तो मैं बोलता था अरे ज़्यादा बोलो मत, खamenei साहब भी हमारे यहीं थे, खुमैनी साहब, बाराबंकी के किंतूर गाँव से गए थे। यहाँ इंडिया को हल्के में मत लेना इंडियंस को, ठीक है? तो कभी-कभी का मज़ाक भी चलता था। हमारे देश में ज़्यादा डाइवर्सिटी है। हमारे देश में मैं ये नहीं कह रहा हमारा देश परफेक्ट है, कितनी गंदगी है यहाँ। ईरान के गरीब के मोहल्ले में भी उतनी ही सफाई है जितने अमीर के मोहल्ले में है, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत शानदार है वगैरह-वगैरह। लेकिन डाइवर्सिटी हमारे देश में ज़्यादा है। कल्चर की भी मुझे लगता है पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी हमारे हमारे देश में है, कल्चरल डाइवर्सिटी। कितने किस्म की यहाँ, जैसे मैं अपने डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर की बात करूँ, हमारे यहाँ 29,000 शिया हैं टोटल, जिसमें से हुँ। करीब 26,000 तो सैयद हैं। मैं जानता हूँ सबको, ठीक है? और हमारे यहाँ तुर्क हैं, अफ़गान हैं, क्या-क्या नहीं है, मतलब इतनी सारे हम लोग एक साथ रहते हैं। हम इमामबाड़ों में भी गए हैं, मजलिसों में भी शामिल हुए हैं, और सूफ़ियों की मज़ारों पे भी गए हैं। तो हमारे देश का जो कल्चर है ना, वो ज़्यादा मतलब समावेशी है।
ये ज़्यादा है। समावेशी है। हाँ, ज़्यादा समावेशी है, इसमें कोई शक नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम बात करें कि हम इंडिया में चूँकि आप ईरान में रह के आए हैं, तो हम अगर उस पर्सपेक्टिव में ये सोचने की कोशिश करें कि इंडिया में हम धर्म को पहचान बनाने की कोशिश करते हैं, शायद दर्शन उतना ज़्यादा उसका फ़ॉलो नहीं करते हैं। कोई भी नहीं करता। सिर्फ़ ये आइडेंटिटी जो है ना, ये मतलब मुझे लगता है ये इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की भी बहुत ज़्यादा उपज होती है और कभी-कभी इसके पीछे पॉलिटिकल मोटिव भी होते हैं। अब मेरी समझ में नहीं आता कि क्यों बहुत सारे लोग अपने आप को, ख़ास तौर से हिंदू, इज़राइल से कनेक्ट कर रहे हैं, अमेरिका से कनेक्ट कर रहे हैं, वगैरह-वगैरह, या इस तरह का कर रहे हैं कि क्योंकि ईरान एक मुस्लिम कंट्री है, तो हमें सिर्फ़ इसी वजह से इज़राइल के साथ खड़ा हो जाना चाहिए। व ये नहीं देख रहे कि भैया हमारे इस्लामिक रिश्ते कंट्री क्या हैं? ओआईसी वगैरह में उसने हमेशा हमें पाकिस्तान के मुकाबले हमको ज़्यादा सपोर्ट किया है, हमारे हिस्टोरिकल रिलेशन है। अरे! बात की तो बात छोड़ो, जो हिंदू शब्द है वो फ़ारसी ज़बान का है, जी, बिल्कुल। जो हिंदी शब्द है वो फ़ारसी ज़बान का है। अ, कितने ही जितने बड़े-बड़े हनुमान हनुमान जी के मंदिर हैं, ख़ास तौर से अवध के इलाके में हैं, सब शिया नवाबों की दी हुई ज़मीनों पर हैं, इंक्लूडिंग गोरखनाथ मठ, अयोध्या का हनुमानगढ़ी मंदिर। हनुमानगढ़ी तो मैंने हाँ, वहाँ पे अब शायद वो पत्थर नहीं है, लेकिन मैंने एक ज़माने में देखा है खुद अपनी आँखों से कि वो उसमें वहाँ पे एक पत्थर लगा हुआ था कि ये किसने ये लैंड दी है और उसमें किसी मुसलमान नवाब का नाम था। हाँ, हाँ, ये सच्चाई है। वो जो इतिहास को आप कैसे मिटा दोगे आप? और बहुत सारे लोग जो बहुत ज़्यादा कम्युनल होके बोलते हैं, तो मैंने सोचा चलो छोड़ो यार सारी बात। जो हिंदू राजा उस समय उनका सपोर्ट कर रहे थे, उन मुसलमान आतताइयों का जिनको तुम अत्याचारी बता रहे हो, ठीक है वो अत्याचारी थे। तुम उसके बारे में क्यों नहीं बोल रहे हो जो तुम्हारे पूर्वज थे? जो बहुत सारे राजपूत राजा थे, जो बहुत सारे पंडित भी थे। अरे कुछ सारे पंडितों ने ये लिख दिया कि अकबर तो विष्णु का अवतार है, एक किताब में उन्होंने लिख दिया। तो आप उसकी क्रिटिसाइज़ क्यों नहीं कर रहे आप? क्योंकि सिर्फ़ वो आपकी कम्युनिटी का था। वैसे तो आप अर्बन नक्सल या फलाना-ढिकाना कुछ भी बोल देते रहते हो, लेकिन आप कभी इस बात पे कमेंट नहीं करते कि जो बड़े-बड़े जितने नक्सली लीडर हैं, वो सब तो ब्राह्मण्स हैं। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आज की युवा पीढ़ी को आपके जो एक्सपीरियंस ईरान और इंडिया के कल्चरल बैकग्राउंड से और पॉलिटिकल बैकग्राउंड से या सोशल बैकग्राउंड से जो हुआ है, उसमें अगर कोई एक चीज़ सिखानी हो, तो आप क्या सिखाना चाहेंगे? सबसे पहली बात तो मैं एक चीज़ से कि ईरान में लंबे समय तक रहने के बाद है ना, मैं जो बहुत ही बेसिक चीज़ है, मैं उस पे बात करूँगा। साफ-सफाई, हमारा देश बहुत ज़्यादा गंदा है, जो बहुत ही बेसिक सी बात है और मतलब शायद सफाई तो सबको पसंद होती है, लेकिन ईरान में रहने के बाद और इतनी साफ-सफाई में माहौल में रहने के डॉक्टर बाद साहब हमारे ये यहाँ तो सिविक आप सेंस हमको ही भी नहीं है। ये ये तो बहुत आप हम बेसिक बात है। डॉक्टर साहब ये तो कोई आप बहुत हम बड़ी बात नहीं सिखा रहा मैं, वही यही है। मैं आपसे कह ये बात तो आप हमको भी सिखा सकते हैं और अपने आप को भी सिखा सकते हैं कि साफ-सफाई रखनी है। लेकिन जो यूथ है, जो जो फ्यूचर की प्रोजेक्ट है, उसको आप क्या सिखाना चाहेंगे? जो यूथ है जो वो है कि वो टेक्नोलॉजी उसे इस्तेमाल ना करे, वे टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करे, सबसे पहले तो मैं ये सिखाऊँगा। आप कंज्यूमर ना बन के उसके मतलब ओनर बनिए, मतलब ये ना पता चले कि आप मतलब आप कंज्यूमर हैं सिर्फ़, आपको उससे हासिल कुछ नहीं हो रहा है। जो ख़ास तौर से अभी सोशल मीडिया का जो ट्रैप है, मैं ट्रैप नहीं कह रहा, हम भी उस ट्रैप में रहे हैं। मैं हुँ, हुँ। इसमें मुझे बोलने में कोई गुरेज़ नहीं है, लेकिन यही है कि बहुत ज़्यादा उस ट्रैप में नहीं फँसिए, नहीं तो आने वाला जो समय है, एआई है, भविष्य है और समय ठीक नहीं है और अगर आप उस ट्रैप में, उस नशे में बहुत ज़्यादा रहेंगे ना, तो आउटकम कुछ बहुत बेहतर नहीं होने वाला क्योंकि अभी आप देख ही रहे हैं एआई ने कितनी नौकरियाँ ख़त्म कर दी, शेयर मार्केट डाउन हो गए, तो बहुत ज़्यादा चौकन्ने हो जाना चाहिए। एक सवाल डॉक्टर साहब जो बनता है, वो ये बनता है कि ईरान में जिस तरीके से साइंस और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है उन लोगों ने और उसमें जो भी दिखाई दे रहा है हम लोगों को आज भी आज के जंग के हालात में जो भी है, तो इसके लिए क्या आप ये मानते हैं कि जो प्रेज़ेंट रिजीम है, वो इतना मददगार साबित हुआ है इसके लिए? हाँ, बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं है क्योंकि ईरान ने जो जमहूरी इस्लामी है मतलब रिपब्लिक ऑफ ईरान,
इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, उसको जमहूरी इस्लामी बोलते हैं हम, मतलब एक बोलचाल की भाषा में ईरान में जमहूरी इस्लामी, ईरान गवर्नमेंट। तो उसने वाक़ई में बहुत ज़्यादा प्रमोट किया है और उन्होंने मतलब यूनिवर्सिटी को बहुत ज़्यादा फंडिंग दी है, नई यूनिवर्सिटीज़ खोली, तो उसका इसमें कोई शक नहीं, उसका बहुत बड़ा रोल है। और इसी की वजह है कि वहाँ पे लड़कियों की जो ज़्यादा ल साइंटिस्ट हाँ, लड़कियों की उपस्थिति यूनिवर्सिटीज़ में लड़कों से ज़्यादा है। मैं आपको बता दूँ कि ठीक है, वहाँ हिजाब का रिस्ट्रिक्शंस हैं, तरह-तरह के रिस्ट्रिक्शंस हैं, लेकिन आप किसी भी शहर में, चाहे कौम में ही जाके देखो, आप बाहर सड़क पे घूमिए, आपको महिलाएँ ज़्यादा दिखाई देंगी पुरुषों के मुकाबले सड़क पर। ऐसा नहीं है, ईरानी महिलाएँ बहुत असर्टिव हैं और हर फ़ील्ड में। मैं उबर तो नहीं ख़ैर चलती वहाँ, टैक्सी ड्राइवर हैं वहाँ, एक शब्द है दफ़्तरों में हैं, दफ़्तरों में काम करती हैं। डॉक्टर साहब एक शब्द है जैसे कहते हैं ना तर्क, तर्क से एक शब्द बनता है सुतर्क और एक बनता है कुतर्क। तो अगर हम आपसे ये पूछें इसलिए कि आपने बहुत दुनिया देखी है कि जो हमारा जिसको हम कहते हैं कि धर्म और इतिहास पे जब बहस होती है तो इसमें आपको कुतर्क ज़्यादा दिखाई देता है या सुतर्क ज़्यादा दिखाई देता है? इसमें मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ कि इसमें ना 2 ग्रुप हैं, एक राइट विंग है, एक लेफ्ट है और वो लोग हैं ना एकांगी होकर बात करते हैं। हुँ, वे बहुत सारे एंगल इस चीज़ों को नहीं देखते हैं। इतिहास के बारे में अगर मैं बात करूँ, तो मेरा मानना है कि जो एक मध्यम मार्गी या जो बहुत ही न्यूट्रल टाइप का जो इतिहास लेखन है ना, वो हुआ ही नहीं क्योंकि वो पॉलिटिकल ड्रिवन रहा है, पॉलिटिकली ड्रिवन। क्योंकि भाई हम ये फलाना इतिहासकार है, ये हमारे पॉलिटिकल एजेंडे को सपोर्ट करेगा, तो हमें इसको बढ़ावा देना है। ये राइट विंग के साथ भी है, लेफ्ट या जो हमारे यहाँ का जो एक मध्यम मार्गी टाइप के कांग्रेसी टाइप के लोग हुँ, हैं, वो हुँ। दोनों के साथ हैं। और फ़ारसी पढ़ने के बाद और बहुत ज़्यादा ईरान में रहने के बाद मुझे चीज़ें बहुत ज़्यादा दिखाई दी, बहुत ज़्यादा। जैसे जो ईरानी लोग हैं, वो मुसलमान हैं, इस्लाम उन्होंने कबूल कर रखा है, कुरान को मानते हैं, रसूल अल्लाह को मानते हैं, बहुत ज़्यादा मानते हैं। लेकिन अपनी ईरानी आइडेंटिटी को भी मानते हैं। उन्होंने अपनी आइडेंटिटी नहीं छोड़ी, अपनी ज़बान नहीं छोड़ी उन्होंने फ़ारसी। अभी भी वहाँ का जो सबसे बड़ा फेस्टिवल है वो नौरोज़ है, ईद उल फितर नहीं है। तो इस तरीके से हमारे यहाँ जो इतिहास लेखन है ना, ये पॉलिटिकली ड्रिवन रहा है और इसी तरह का वो हुआ है। हमारे देश में पता गड़बड़ क्या हुई है? कुछ जो गड़बड़ियाँ हुई हैं, हम जो ऐतिहासिक किसी राजा ने ज़ुल्म-ओ-सितम किए, उसको हमारे यहाँ पढ़ाया नहीं गया जानबूझकर कि औरंगज़ेब ने जजिया लगाया या किसी राजा ने ऐसा किया या वैसा किया। उसको पता चला कि छुपा दो इसको। इससे पता हुआ क्या? अगर आपका कुछ घाव हो जाएगा, आप उस घाव को दबा दोगे, तो वो ज़्यादा पकेगा, वो ज़्यादा कष्ट देगा। अगर उसको खुला छोड़ देते, उस पे खूब डिस्कशन होता, उस पे बहुत चर्चाएँ होती ना, तो हम इन चीज़ों से ना सहज होकर इनसे ऊपर उठ चुके होते। अब होता क्या है कि गुड़ी-गुड़ी बातें करने के चक्कर में हिंदू अपर कास्ट को लगता है कि दलित को तो रिज़र्वेशन फ्री में मिल रहा है। जैसे जिसने कभी गाँव में जाके देखा भी नहीं कि दलितों की क्या हालत है और हिस्टोरिकली जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, उसको पता ही नहीं है वो। और उसी बारे में मैं बात करूँगा कि बहुत सारे जो इस्लामिक मुसलमान जो इन्वेडर्स थे, उन्होंने किस तरह के ज़ुल्म-ओ-सितम किए, उसको भी छुपा दिया गया। या हिंदुओं ने जो लोअर कास्ट के साथ जो ज़ुल्म-ओ-सितम किए, हमने कहा कि हाँ, उनको भी छुपा अच्छी-अच्छी बातें पढ़ाओ। इससे पता हुआ क्या? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पोता क्यों सफल हुई? क्योंकि हमने कुछ अप्रिय लगने वाले तथ्यों को छुपा दिया। नहीं तो इसी आपने वजह से हमारे इतिहास में गड़बड़ है। अगर हम ये सारी बातें एक्सपोज़ कर देते ना, खोल के रहते, हम लोग इनसे सहज हो चुके होते अभी तक। इसका मतलब ये है कि आपके इस जो आप अभी बात कर रहे हैं, उससे हमें ये लग रहा है कि अ, हम एजुकेशन को देखें कि ये हमको अनबायस्ड बनाती है या बेहतर आर्गुमेंट करने वाला बना देती है? मेरा तो मानना है कि अ, अभी की जो एग्जिस्टिंग एजुकेशन है ना, वो कुछ भी नहीं बना रही है वो। वो सिर्फ़ आपको कुछ चीज़ें आप रट रहे हैं और कुछ भी नहीं बना रही वो। मतलब आपका एक सिस्टम है, उसके लिए आपको एक कारमंद या कार मतलब एक कार्मिक तैयार हो रहे हैं बस, कर्मी तैयार हो रहे हैं। वो जो क्रिटिकल थिंकिंग को तो बढ़ावा दिया ही नहीं जा रहा।
हर चीज़ के बहुत, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं तो सरकार से भी वहाँ कनेक्टेड रहा, लेकिन मैंने वहाँ भी ये भी बताया ना कि मैं उनकी गलत बात को भी तो सपोर्ट नहीं कर रहा कि आप तरह-तरह के रेस्ट्रिक्शंस ही क्यों लाद रहे हैं। और मैंने ये भी बताया कि उन्होंने गरीबी खत्म की है, उन्होंने समाजवाद का ध्यान दिया है, उन्होंने दोनों पक्ष है हर चीज़ के। तो ये जो क्रिटिकल थिंकिंग है, अब हम देखते हैं कि हमें मतलब हम औरंगज़ेब की या किसी भी ऐतिहासिक राजा, हम उसके पता चला कि एक ही पक्ष को देखने लगे। हम उसके दूसरे पक्ष को नहीं देख रहे कि किस तरीके से उसने डोनेशन दिया है या उसके 1 तिहाई मनसबदार हिंदू थे। ये नहीं हम देख रहे कि कौन उसके साथ खड़े थे या उसकी सेना में कौन थे। तो ये हमारी जो सोच है ना, ये एकांगी हो गई है, उसको ये जो बैलेंस की बात नहीं कर रहा मैं, बहुत ये न्यूट्रल जो धारा है ना, वो है ही नहीं है, इतिहास में ख़ास तौर से। इसीलिए तो मैं फ़ारसी पढ़ने की, मुझे मेडिवल हिस्ट्री की किताबें खुद पढ़नी थी और इतिहास के बारे में जानना था। तो क्या कभी आपको ऐसा लगा कि आपकी जो ऐसा मोमेंट आपकी ज़िंदगी में आया जब आपको अपनी ही मान्यताओं पर सवाल उठाने पड़े? ऐसा हुआ? कई बार हुआ और मैंने अपनी अपनी विचारधारा को कई बार अपडेट किया है। कई बार हुआ है, क कई बार मैंने अपडेट किया है। बहुत बार होता है क्योंकि सीखने का जो प्रोसेस है ना, वो हमेशा चलता रहता है। जैसे कि मतलब मुझे लगता था कि ये पारसी बहुत अच्छे हैं, हुँ। पहले जब तक मैं नहीं मिला था। फिर मुझे लगता था कि ये तो बहुत बड़े रेसिस्ट हैं। सबके बारे में नहीं बात कर रहा, मेरे कुछ पारसी बहुत अच्छे दोस्त हैं, मतलब धार्मिक मामलों में, कि आप कोई एंट्री ले ही नहीं सकता। इसी वजह से मैंने बोला कि कम से कम मुसलमानों में एंट्री तो है, वो आपको अपना भाई मान लेंगे। आप कलमा पढ़ लो एक बार। और बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला कौम में कि 1-2 बार बोला कि भाई आप क्यों नहीं कर लेते? मैंने कहा कि ये बात भी कुरान में लिखी हुई है कि अल्लाह जिसको चाहता है हिदायत देता है। मैंने कहा मैं कौम में हूँ, मदरसे में पढ़ रहा हूँ, अल्लाह चाहेगा तो हिदायत दे देगा। क्या बात है! तो इसका मतलब ये है कि जो रिलिजन है वो आपकी नज़र में जोड़ने का माध्यम है या इससे डिस्कनेक्शन पैदा होता है? ये तो रिलीजन जहाँ जिस जगह उस देश काल में जहाँ ऑपरेट कर रहा है, उस पर डिपेंड करता है कि कहाँ वो ओके। डिस्ट्रैक्शन है और कहाँ वो मतलब क्रिएटिव है। ये उसका मामला है। भारत के संदर्भ में? भारत के संदर्भ में तो हमेशा रिलीजन ठीक ही रहा है, लेकिन अभी जब से इसमें राजनीति और जो मोटिव आए हैं और जो हिंदुइज़्म को एक किस्म का बनाने की कोशिश की जा रही है, सारे हिंदू एक जैसे नहीं हैं। हमारे पूर्वज 50-60 साल पहले जितने ट्रेडिशनल देवी-देवता हैं, उनकी पूजा नहीं करते थे। हमारे गाँव के बाहर भूमियाँ थी, जो ग्राम देवता या हमारे जो पितर होते थे ना, पितर मतलब हमारे बुजुर्ग, आज भी मानते हैं हम वाक़ई में? उनकी पूजा करते थे। ये मंदिरों-वंदिरों में जाने का रिवाज तो अभी पिछले 50-60 साल से शुरू हुआ है। मतलब हमारी एक पैरेलल थियोलॉजी रही है और वो अभी भी है। और ये सनातन की एक विशेषता है कि यहाँ सबकी मान्यता है। और मैं आपको एक बात बताऊँ कि इंटरप्रिटेशन के कारण, क्योंकि तफ़सीर की व्याख्या है, जी। शियाओं में भी ये संभावना है। शियाओं में ये संभावना उन्होंने बना के रखी है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी है। मैं कई बार ये बात बोल चुका जी, जी। कि न्यू एज में या एआई के ज़माने में अगर कोई फ़िरका मुसलमानों का इसके साथ एडजस्ट हो पाएगा, तो वो शायद शिया हो सकते हैं, क्योंकि ये तफ़सीर की संभावना उन्होंने बना के रखी है। ऐसा नहीं कि तफ़सीर सुन्नियों में नहीं होती थी, उनमें होती थी। उन्होंने फुल स्टॉप लगा दिया पिछले 100 साल में। हुँ, 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 ये दिक्कत है उनके साथ। हुँ। तो आपकी नज़र में क्योंकि बहुत सारे जो धार्मिक नियमों को मान के ना, अगर आप, मैंने कई बार पूछा कि क्या कोई व्यक्ति अपने पूर्णतः धार्मिक नियमों को मानते हुए आधुनिक जीवन जी सकता है? तो मैंने एक बार फेसबुक पे सवाल पूछा, तो बहुत सारे लोगों ने नहीं जी सकता, क्योंकि आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। और जो बहुत ज़्यादा कट्टर आदमी है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे वो हो, मुसलमान बैंकों में काम कर रहे हैं, ब्याज का जो काम करने वालों को तो माना जाता है कि अल्लाह के खिलाफ जंग करने का ऐलान है मतलब। और कई बार मैं ये भी कमेंट करता हूँ कि यार ये नहीं, हिंदू, लेकिन लैंड ऑफ लॉ के हिसाब से तो आप देखिए मैं तो तो बोलता हूँ कि हिंदू गोमांस खोरों के देश में जा क्यों जाते हैं, और यहूदी भी गोमांस खाते हैं और तुम लोग उनके पीछे पड़े हो, और मतलब तुम्हें कोई, मतलब ये एक सरकास्टिक कमेंट है मतलब मेरा, हुँ, हुँ, कि तुम कर रहे हो ना कंप्रोमाइज़ वहाँ हुँ, अपने सिद्धांतों के साथ, हुँ। तुम क्यों नहीं पढ़ रहे गुरुकुल में? या कोई मतलब मुसलमानों, उस पे भी ये बात अप्लाई होती है। जितने कॉन्वेंट स्कूल हैं भारत के,
ईसाइयों के खास तौर से, कॉन्वेंट का तो मतलब मठ होता है, हाँ। तो कौन पढ़ रहा है उनमें? सब हिंदू अपर कास्ट हैं और वो फिर मतलब नहीं, उसमें वर्तमान सभी सरकार लोग शामिल हैं। ज़्यादातर तो वही है मेजॉरिटी और फिर बाद में आप धर्म और संस्कृति की चुंगम भी दूसरों को चबाने के लिए दे रहे हो। हुँ। तो मुझे आखिरी सवाल पूछने दीजिए सर आपसे कि आपकी नज़र में इंडिया दैट इज़ भारत का मतलब क्या है? देखिए जो इंडिया जो शब्द है ये तो एक हिस्टोरिकल शब्द है जो मेगास्थनीज पहले पूरा इंडिया लिख गया था। तो इंडिया ये है कि जो एक विदेशी को जो देखने की दृष्टि है समग्र रूप से और भारत जो है वो भी एक ऐतिहासिक आइडेंटिटी है। तो इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। अगर अंग्रेज़ी ज़बान में ही मैं इंडिया बोल दे रहा हूँ और वो मेरी बात कर रही है तो इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। लेकिन हाँ, ये तो है कि भारत भी 2 किस्म का हो चुका है कि एक तो एक दिल्ली के एक इलाके में एनडीएमसी सेवा देगी, जहाँ एकदम साफ-सफाई रहेगी और दूसरी तरफ एमसीडी होगी कि जहाँ कूड़े के ढेर कई-कई दिन तक पड़े रहेंगे, कोई उठाने भी नहीं आएगा। तो ये इसका हम इन 2 शब्दों से इसकी व्याख्या तो नहीं कर सकते कि इंडिया और भारत। गरीब आदमी के लिए इंडिया भी इंडिया है, उसके लिए भारत भी भारत है। मतलब ये सिर्फ़ एक शब्दों का हेर-फेर है और कुछ भी नहीं है। सिस्टम तो 2 हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया आप हाँ, हाँ। लक्ष्मण जी, डॉक्टर लक्ष्मण। धन्यवाद आपका बहुत-बहुत आभार। आप आप हमारे साथ आए और आपने बतलाया, अपनी बातें की। बहुत कुछ हमने सीखा और हमारे दर्शकों ने भी सीखा होगा। तो हम इजाज़त लेते हैं आपसे।